Good morning, students. Today I am here with a new topic, letter writing, and second is comprehension under chapter 20. So, first of all, I want to explain you how to write a letter. Beta, there are two types of letters as you can see here. First one is official and second is unofficial. That means और सेकेंड क्या होता है, अनऑफिशियल, यानी हम अपने निजी पर्सनल रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को, ब्रदर्स सिस्टर्स, जिसको भी हम लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, पर्सनल लेटर कहलाता है. Here I am giving you a letter. You are to write this letter in your well maintained notebooks and after that you are to learn it. ओके बेटा, मैं यहाँ पर आपको एक लेटर दे रही हूँ जो कि आपको अपनी फेयर नोटबुक्स में राइट करना है, उसके बाद उसे लर्न भी करना है. क्वेश्चन इज हियर, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट. यानी अपने अंकल को धन्यवाद करते हुए पत्र लिखें. किस चीज़ के लिए धन्यवाद करना है आपको? बर्थडे गिफ्ट के लिए. थिंग्स टू रिमेंबर वाइल यू आर राइटिंग अ लेटर. यू आर टू write your address, then city name, after that you are to write date, then salutation, and after that content of the letter. At last you will pay gratitude, and after that you are to tell who are you. Okay, now I am starting it and you are to listen it very carefully. 50A Vikas Nagar. This is address Bhiwani. As you know very well, you live in Bhiwani and you are to mention then date. After that you are to write here dear uncle. That means मेरे प्यारे चाचा जी. Thank you very much for sending me such a beautiful wristwatch. As अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. किस लिए? कि आपने मुझे एक बहुत सुंदर कलाई घड़ी मेरे जन्मदिन पर अपने प्यार के टोकन के रूप में भेजी. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट. आई शैल कीप इट वेरी केयरफुली. मैं इसे बड़े ध्यान से रखूँगा क्योंकि ये बहुत सुंदर घड़ी है. आई नीड अ वॉच बैडली. मुझे एक वॉच की बहुत सख्त ज़रूरत थी. आई ऑफन गॉट लेट टू स्कूल. मैं प्राय स्कूल को लेट हो जाता था या हो जाती थी. नाउ आई शैल बिकम मोर पंक्चुअल. अब मैं रेगुलर हो जाऊंगी, बहुत पहले से ज़्यादा पंक्चुअल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा. इट विल ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ योर लव फॉर मी. ये मुझे हमेशा आपका मेरे लिए प्यार जो है उसको याद कराती रहेगी. प्लीज़ पे माई रिगार्ड. हेयर यू आर पेइंग रिगार्ड्स ग्रेटिट्यूड टू डियर आंट. यानी आप अपने आंट को और यंगर वंस को कुछ भी है अपने ग्रेटिट्यूड, अपने रिगार्ड्स पे कर सकते हैं. यहाँ आप अपने अंकल को कहेंगे कि आंट के लिए मेरी तरफ से नमस्ते यानी रिगार्ड्स. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट. और इस सुंदर गिफ्ट के लिए आपका फिर से धन्यवाद. योर्स लविंगली. आपका प्यारा या प्यारी. एट लास्ट यू आर टू राइट योर नेम. ओके बेटा. सो आई एम ऑल्सो going to explain second topic, that is comprehension. comprehension means क्या होता है बेटा? इसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है जो कि किसी हो सकता है. हिंदी में जैसे आप अपठित गद्यांश करते हैं, ठीक उसी तरह से आपको यहाँ एक पैसेज मिलेगा जिसे आपको केयरफुली रीड करना है और उसके बाद
आपको आगे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. सो यू आर टू रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ and answer the questions that follow. Here I am reading this passage and I will tell you the meaning of this passage also. So listen to me carefully. Seagulls live on the beach. They eat small fish, bread and the seaweed. Seagulls run quickly on the sand and fly quickly in the sky. सीगल क्या होता है बेटा? एक पक्षी होता है जो कि समंदर के किनारे रहता है और वो छोटी फिश यानी छोटी छोटी मछलियाँ, ब्रेड क्रम्स और समुद्री पौधे को खाते हैं. सीगल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं रेत में और आकाश में भी तेज़ी से उड़ जाते हैं. सीगल्स विल रन और फ्लाई अवे इफ़ यू ट्राई टू कैच देम. अगर तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे या तो वो भाग जाएंगे या उड़ जाएंगे. देयर आर मैनी सीगल्स ऑन द बीच. बहुत से सीगल्स आपको बीच पर देखने को मिल जाएंगे. क्रैब्स आल्सो लिव ऑन द बीच. केकड़े भी समंदर के किनारे पर होते हैं. बीच मीन्स क्या होता है? समंदर का किनारा. दे ईट श्रिम्प, ओशन प्लांट्स एंड स्मॉल फिश. वो क्या खाते हैं? झींगा मछली. श्रिम्प मीन्स क्या होता है? झींगा मछली, समुद्री पौधे और क्या हैं? रेत में भी और समंदर में भी तेजी से रेंगते हैं. क्रैब्स विल क्रॉल अवे इफ़ यू ट्राई टू कैच देम. केकड़े रेंग कर दूर भाग जाते हैं अगर आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं. देयर आर मैनी क्रैब्स ऑन द बीच. समंदर के किनारे बहुत सारे केकड़े को देखने मिलते हैं. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू सी देम. लेकिन ये हमेशा आसान नहीं होता कि आप उन्हें देख पाओ क्योंकि वो समंदर के अंदर चले जाते हैं रेंग कर. स्टारफिश लिव ऑन द बीच. 2 क्लैम्स, ऑयस्टर्स एंड स्मॉल फिश. इनके अलावा और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? स्टारफिश यानी सितारा मछली और सीपियाँ, बड़ी सीपियाँ और छोटी छोटी मछलियाँ, ऑयस्टर्स, ये सब आप समंदर के किनारे देख सकते हो. स्टारफिश मूव स्लोली ऑन द सैंड एंड इन द ओशन. स्टारफिश ऑन द बीच. आप स्टारफिश के बारे में बता रहे हैं कि ये बड़ा रेत में धीरे धीरे मूवमेंट करती हैं और समंदर में भी बड़ा धीरे धीरे मूवमेंट करती हैं और ये मूवमेंट करके दूर भी नहीं जाती हैं अगर तुम इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हो. यानी ये जल्दी से कैच कर ली जाती हैं. देयर आर फ्यू स्टारफिश ऑन द बीच. यही कारण है कि समंदर के किनारे बहुत बहुत कम स्टारफिश देखने को मिलती हैं. नाउ हेयर आर क्वेश्चंस. यू आर टू टेक मार्क्स ऑन द करेक्ट ऑप्शन given under each question. First one is seagulls, crab and starfish all eat. There are 3 options: clams, bread and fish. You have to do tick mark on the right option, that is fish. यानी सीगल, क्रैब और स्टारफिश क्या खाते हैं? फिश. कॉमन आंसर इज फिश. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एनिमल डजंट मूव क्विकली. कौन सा जानवर है जो जल्दी से मूव नहीं करता है? एंड यू आर टू राइट आंसर, दैट इज स्टारफिश. इट इज करेक्ट आंसर. सो you are to do tick mark against this answer. Next, based on information in the passage, which sentence is false. इस पैसेज के आधार पर आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस गलत है. यानी 2 आंसर आपके इसमें सही हैं, 2 सेंटेंसेस सही हैं और 1 गलत है. उसको आपने टिक मार्क करना है. A1, starfish are hard to catch.
झींगा और दूसरे समुद्री पौधों को खाते हैं। नेक्स्ट, सीगल्स मूव क्विकली ऑन द सैंड इन द एयर। सीगल्स जो हैं जल्दी से रेत में मूव करते हैं और हवा में भी जल्दी से उड़ जाते हैं। तो यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट वन, स्टारफिश आर हार्ड टू कैच, यानी आप स्टारफिश को मुश्किल से कैच कर पाते हो, दैट इज़ रॉन्ग एंड यू आर टू डू टिक मार्क अगेंस्ट दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। हेयर इज फोर्थ क्वेश्चन, द पैसेज डजंट टॉक अबाउट, यानी ये पैसेज किस बारे में बात नहीं करता है। व्हाट स्टारफिश ईट, यानी स्टारफिश क्या खाती है। सेकंड, हाउ क्रैब्स कैच फूड, केकड़े अपना भोजन कैसे पकड़ते हैं। थर्ड, हाउ फास्ट बीच एनिमल्स मूव। यू आर टू गिव करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज हाउ क्रैब्स कैच food and do tick mark against this option. Now here comes, according to the passage, seagulls live on the beach, move quickly in the ocean, eat bread only. Through these three options you are to select A, B and C and do tick mark against that option. So here is first only, first and second only, and C is सीगल जो हैं समंदर के किनारे रहती हैं, समंदर में तेज़ी से मूव करती है, ईट ब्रेड ओनली, या ब्रेड केवल ब्रेड खाती हैं। थर्ड वन इज़ रॉन्ग, सो यू आर टू डू टिक मार्क अगेंस्ट 1 and 2 only. Now come to next question. Based on the information in the passage, which animal would you most like to see on the beach? ऊपर दी हुई पैसेज में सूचना के अनुसार आपको कौन से एनिमल को समंदर के किनारे देखना पसंद करेंगे। एंड आई वुड लाइक टू सी starfish because they can be caught easily, and your answer should be like this, and you have to put tick mark against this question. Okay beta, now here comes last not least question, that is based on the information in the passage we can understand that. इस पैसेज के आधार पर, यानी जो सूचना हमें इस पैसेज में मिली है उसके द्वारा हम समझ सकते हैं क्या। द बीच इज़ नॉट एज नाइस एज द माउंटेन्स, समंदर के किनारा इतना सुंदर नहीं है जितना पहाड़ियों का होता है। द बीच इज़ ए गुड प्लेस टू वेकेशन, समंदर का किनारा छुट्टियों के लिए अच्छी जगह है। थर्ड, मैनी एनिमल्स लिव एट द बीच, समंदर के किनारे बहुत सारे जानवर रहते हैं। सो यू आर टू डू टिक मार्क अगेंस्ट द सी ऑप्शन, दैट इज मैनी एनिमल्स ends. And there are 2 more unseen passages in your book. You are to do practice yourself. Okay beta, and you are to keep in mind that unseen passages may be out of your book in any test, so you can do practice from other books also. Okay, stay fit, safe and healthy at your homes. We will meet with a new video with a new chapter soon. Okay beta, till then enjoy your day. Bye.